हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट। दिस इज़ अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। और इस चैप्टर को हम वन शॉट रिकॉर्ड करेंगे। सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर, हर एक टॉपिक, हर एक टर्म के बारे में हम बात करेंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन से लेके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्राफ, डायग्राम, सब कुछ ग्राफ इसके अंदर हम बात करेंगे। ये समझ लो कि इस चैप्टर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन नीट में देखने को ज़रूर मिलते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को जल्दी से। सो आप लोगों को पहले मैं ये बता दूं कि जो ये चैप्टर है ये आपका इकोलॉजी यूनिट से है। सो चैप्टर है आपका 13 और चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो शुरू करते हैं हम अपने। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। डेफिनेशन सबसे पहले ये कहती है कि इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी का मतलब आपको सबसे पहले जानना है कि इकोलॉजी क्या है। अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स का, जैसे हम इंडिविजुअल हैं, कोई डॉग होगा, कोई कैट होगा, कोई ह्यूमन बीइंग है, उसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ, फिजिकल इंटरेक्शन उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, उसको इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी इज़ बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर आपकी 4 लेवल की आपको इकोलॉजी पढ़नी है। ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड बायोम्स। ठीक है। सो अभी आपको मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ जो नीट के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो ये रहा वो। रामदेव मिश्रा उसको बोलते हैं, इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया के जो इकोलॉजी के फादर हैं उसको रामदेव मिश्रा बोलते हैं। रामदेव मिश्रा जो हैं वो आपके फादर हैं इकोलॉजी के। अब यहाँ पर जो इन्होंने ये 4 लेवल दिए हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स, इनको एक बार देख लेते हैं ये क्या होते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। सो शुरू करते हैं हमारा। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं लिखता हूँ। सबसे पहले आपका आएगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक सिंगल इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल होगा। ठीक है। एक इंडिविजुअल, या तो वो ह्यूमन हो सकता है या वो कोई कैट हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म। और जब वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं पॉपुलेशन। ये भी आपको पता है। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती हैं तो बनती है कम्युनिटी। ठीक है। और बहुत सारी कम्युनिटी जब मिलती हैं, बहुत सारी जब कम्युनिटी मिल जाती हैं, सो आपका बनता है बच्चे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। और जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिल जाते हैं तो बनता है आपका बायोम। और जब ग्रुप ऑफ बायोम मिलते हैं तो बनता है आपका बायोस्फीयर। आपकी बुक में सिर्फ ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन तक बताया गया है। इसके बाद भी ऐसे ये कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोम बनते हैं। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम एंड द बायोस्फीयर। सो ये इस तरीके से आपके सारे लेवल्स होते हैं आपकी इकोलॉजी यूनिट के। ठीक है। अब हम चलते हैं दोबारा से हमारे नोट्स के ऊपर। यहाँ पर अब आपके सामने है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म फॉर्म द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी। अभी मैंने आपको बताया बेसिक यूनिट क्या है, आपकी ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं, स्पीशीज़ क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर फीचर एंड पोटेंशियल टू इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कंस्टिट्यूट अ स्पीशीज़। स्पीशीज़ उसको कहा जाता है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज़ है। ह्यूमन बीइंग आपस में ही रिप्रोड्यूस करेंगे और इंटरब्रीड करेंगे, क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन ह्यूमन ही बनाएगी, कैट की पॉपुलेशन कैट ही आके जो उसके फीचर्स होंगे प्रोड्यूस करेगी। सो इस तरीके से स्पीशीज़ क्या होता है, हर एक स्पीशीज़ अलग अलग हो सकती है। आपकी ह्यूमन बीइंग एक अलग स्पीशीज़ है, कैट की अलग स्पीशीज़ है, डॉग की अलग है। सो ऐसी स्पीशीज़ अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो इंट्रैक्शन होगा वो उनकी ही स्पीशीज़ के अंदर होगा, उसको स्पीशीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। बहुत सारे जब इंडिविजुअल मिल जाते हैं तो उनको हम पॉपुलेशंस बोलते हैं ऑफ द सेम स्पीशीज़। जैसे बहुत सारे, मान लो 50 डॉग एक जगह पर मिले तो उस 50 डॉग को हम डॉग की पॉपुलेशन कहेंगे। कहीं पे 100 से 1000 ह्यूमन बीइंग इकट्ठा होता है, हम उनको ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं।
एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये पॉपुलेशन हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती है तो क्या बनती है, कम्युनिटी। मैंने आपको अभी समझाया ये चीज़। बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज़ कंस्टिट्यूएंट बाय एन असेंबलेज ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ऑल डिफरेंट स्पीशीज़। बहुत सारी स्पीशीज़ की जब पॉपुलेशन मिलती हैं तो उसको हम कम्युनिटी कह देते हैं। मान लो किसी एरिया के अंदर ये 50 ह्यूमन बींग है, ये एक ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन हो गई। फिर वहाँ पर 50 ही मान लो डॉग हैं तो डॉग की पॉपुलेशन होगी, 50 ही वहाँ पर कैट है तो कैट की पॉपुलेशन। इन सब को मिला के हम बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है। इतनी आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट चलते इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज़ ए बायोलॉजिकल सिस्टम इन नेचर। ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम नेचर के अंदर जो कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों मिलके आपस में कोरिलेट करके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। मान लो बायोटिक क्या होता है, बायोटिक होता है आपका लिविंग, बायोटिक है लिविंग, और अबायोटिक होता है नॉन लिविंग, ठीक है। अब बायोटिक फैक्टर में ह्यूमन बीइंग जो जिंदा है वो आएंगे, नॉन लिविंग में आएंगे आपके टेम्परेचर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टेम्परेचर होगा आपका रेनफॉल होगा, आपका ह्यूमिडिटी होगा। सो ये सब क्या है आपके, वाटर होगा, एयर होगा, ये सब आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। अब हम चलते हैं इकोसिस्टम के बाद बायोम। बायोम एक बहुत लार्ज स्केल की यूनिट होती है जिसके अंदर बहुत सारे आपके इकोसिस्टम आ जाते हैं, ठीक है। इज़ ए मेजर वेजिटेटिव टाइप एंड एसोसिएट फौना फाउंड इन स्पेसिफिक जोन। एक स्पेसिफिक जोन के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम जब मिल जाते हैं तो उनको हम बायोम बोलते हैं। एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन अमाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स लाइक डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट पर आपकी बारिश बहुत कम होती है, फॉरेस्ट में बारिश होती है, टुंड्रा में आपका बर्फीला एरिया होता है। सो बायोम आपके अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इकोसिस्टम बहुत सारे जब मिल जाएंगे तो वो बनाते हैं बायोम, ठीक है। और बहुत सारे बायोम जब मिलते हैं तो बनाते हैं क्या, बायोस्फीयर। मेजर बायोम कौन कौन से है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट, सी कास्ट एंड रीजनल लोकल वेरिएशन। ये सब क्या है आपके बायोम है जो कि बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल यूनिट पर आपकी धरती पे मिलते हैं। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट एक जगह होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने की। जैसे मान लो कोई स्नेक है वो बिल में रहता है तो उसकी हैबिटेट क्या होगी, वो बिल हो गया। कोई ह्यूमन बीइंग है वो घर में रहता है, उसका हैबिटेट क्या हो गया, हैबिटेट उसका घर हो गया। तो हैबिटेट ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। नीच क्या होता है, द इकोलॉजिकल नीच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशन दैट इज टॉलरेट दैट रिसोर्सेज यूटिलाइजेज एंड फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। ईच स्पीशीज को ऑक्यूपाइज डिस्टिंक्ट नीच एंड टू स्पीशीज ऑक्यूपाई द सेम नीच। नीच का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या एक ऐसी स्पीशीज़ जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें एक जगह पर ही उसको मिल जाएं, उसको उस स्पीशीज़ की नीच बोलते हैं। जैसे कोई मान लो कोई बर्ड है, उसको वो किसी एरिया में रहता है, उस बर्ड का उस एरिया के साथ इंटरेक्शन होगा, वहाँ पर उसको हर वो चीज़ मिल रही होगी इसलिए वो वहाँ पर रहता है, इसलिए उसको उसकी नीच बोल देंगे। अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वहाँ से माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो आपको नीच के बारे में ये चीज़ समझनी है। नेक्स्ट चलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एट द एंड टोटल सम ऑफ ऑल बायोम्स, जितने भी बायोम हैं अर्थ पर उन सब को मिला के हम बोलते हैं बायोस्फीयर। गॉट इट। जितने भी बायोम हैं सारे के सारे बायोम को मिला दो, उनको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को मिला के हम एनवायरनमेंट का नाम देते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म, टेम्परेचर, ये सब आपके क्या है, ऑर्गेनिज्म लिविंग हो गया, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये सब आपके अबायोटिक फैक्टर हो गए, ठीक है। सो उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग जब थिंग्स जब मिल जाती हैं तो उसको हम एनवायरनमेंट का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर मेजर अबायोटिक फैक्टर की हम बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि नॉन लिविंग हैं और आपकी पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। इट स्लाइटली अफेक्ट द लैटिट्यूडनल एंड एटीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंजाइम, काइनेटिक एंड बेसल मेटाबॉलिज्म। लैटिट्यूडनल एटीट्यूडनल आपने देखा होगा, ये ना एरिया होते हैं अर्थ के, एक सबसे ऊपर वाला एरिया होता है, एक सबसे नीचे वाला एरिया होता है। सो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो ये इस तरीके से आपका काम टेम्परेचर के साथ करता है आपका एनवायरनमेंट। एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब ये होता है जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, वो जो आपकी एंजाइम की रिएक्शन है, आपके एंजाइम का काम करने का जो तरीका वो बढ़ जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी टेम्परेचर के हिसाब से। तो उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर, जो कि आपका अबायोटिक फैक्टर होता है। यूरोथर्मल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ थ्राइव वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैमल्स एंड बर्ड, जो कि हाई लेवल ऑफ जो टेम्परेचर है उसको वो सहन कर जाते हैं।
उसको हम यूरोथर्मल बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल कहते हैं जो टोलरेट कर जाते हैं कम टेम्परेचर, पोलर बियर है, पिंगियंस है, बहुत कम टेम्परेचर पर भी ये रह लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर आपके बर्ड्स और ये रह लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पोलर बियर है, उसको कितने ठंडे टेम्परेचर में रखो तो वहाँ पर वो सर्वाइव कर जाता है, उसको स्टेनोथर्मल बोलते हैं। यूरोथर्मल जो कि हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। वाटर क्या होता है? वाटर एक आपका अबायोटिक फैक्टर है एनवायरनमेंट के साथ। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। पीएच सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होता है? जो नमक होता है, सोल्ट आपका, वो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑर्गेनिज्म। आपका वाटर भी, मान लो किसी जगह पर पानी ख़राब है तो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे, कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे, तो आपको वाटर भी एक अबायोटिक फैक्टर की तरह काम करता है। यूरी हेलाइन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म भी टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सोल्ट वाटर को टॉलरेट कर जाते हैं। स्टेनोहेलाइन क्या होते हैं? जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, जैसे शार्क है, कम पानी में भी उसमें जैसे कम जो रेंज होगी सैलिनिटी की उसमें भी सर्वाइव करेगी। नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर है लाइट। लाइट अफेक्ट सिग्निफिकेंटली द प्रोडक्शन इन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आप समझते होंगे, प्लांट्स की बात कर रहे हैं ये। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? आपकी इंटेंसिटी और आपका टाइम पीरियड ऑफ लाइट। एंड बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द लो इंटेंसिटी। कुछ ऐसे होते हैं जो कम लाइट में भी अपना सर्वाइवल कर जाते हैं, कुछ होते हैं जिनको लाइट चाहिए ही चाहिए अपना फूड बनाने के लिए। सो ये आपका लाइट भी एक तरह का अबायोटिक फैक्टर है। सोइल तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रॉपर्टी जो सोइल की होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो सोइल के अंदर जो मिनरल है, जो आयन है, जो उनका पीएच है वो अच्छा हो, जिसकी वजह से वहाँ की जो फसल है वो अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो वहाँ पर हरियाली होगी और ऑटोमेटिकली वो एरिया ग्रो करेगा। होम्योस्टेसिस एक क्या होता है? एक इंटरनल बैलेंस होता है बॉडी का, जिसके साथ आप काम करते हो। मान लो आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है, बैलेंस नहीं है, तो आप अच्छा फील नहीं करेंगे। तो होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखने में काम करती है, उसका इंटरनल बैलेंस विद देयर एनवायरनमेंट, तो उसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, सीबीएसई बोर्ड में भी, एचबीएससी में भी और आपके नीट में भी। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होता है? पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स दैट एन इंडिविजुअल डज नॉट प्रोसेस। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं बच्चे, ये इसका फॉर्मूला है। पॉपुलेशन डेंसिटी एन से डिनोट की जाती है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए रीजन, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं। नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन ए रीजन, उस यूनिट एरिया को N/S, ये फॉर्मूला है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी का, ये आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीसीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। एक एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों की ध्यान रखने हैं। बर्थ रेट को हम B से डिनोट करते हैं, और इसको नेटिलिटी बोला जाता है, नेटिलिटी, ठीक है। ये होता है वो रेट कि एक ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर 1000 पीपल में कितने नए बच्चे बर्थ हुए हैं, कितने नए बच्चे पैदा हुए, उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं, और इसका साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि नए बच्चे ऐड हुए हैं तो उसको बर्थ रेट कहेंगे हम, ठीक है। अब आगे चलते हैं डेथ रेट। डेथ रेट को हम D से डिनोट करते हैं, और इसका सिंबल होता है माइनस, और इसको हम मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डेथ, कितनी डेथ हुई है 1 ईयर के अंदर और 1000 पीपल के ऊपर, उसको हम डेथ रेट बोलते हैं। सेक्स रेशो क्या होता है? एक्सपीरियंस 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल है उसको हम सेक्स रेशो बोलते हैं। मान लो 1000 मेल हैं, उसके ऊपर 980 फीमेल हैं, तो इस तरीके से इसको हम निकालते हैं सेक्स रेशो को। अब हम बात करते हैं रेस्पॉन्सेज टू अबायोटिक फैक्टर। रेस्पॉन्सेज क्या हो सकते हैं अबायोटिक फैक्टर के? वो देखो, सबसे पहले रेगुलेटर। सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मैंने आपको बताया इंटरनल बैलेंस बाय फिजियोलॉजिकल समटाइम्स बिहेवियर के तरीके से भी, और फिजियोलॉजिकल उसके वर्किंग एरिया के हिसाब से भी। मीन्स विच एंश्योर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर वेरी फ्यू lower vertebrate centivertebrate regulators, thermoregulation and osmoregulation. For example, human being maintain their body temperature by sweating in summer and shivering during the winters. देखो, रेगुलेटर का मतलब ये होता है कि अबायोटिक फैक्टर के हिसाब से हम अपने आप को चेंज करते हैं। जैसे सर्दियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, ऊपर बहुत ज़्यादा कपड़े डालते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी हीट जनरेट करे। गर्मियों में हम क्या करते हैं, हम हमारी बॉडी स्वेट रिलीज़ करती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठंडी हो। सो ये रेगुलेटर्स होते हैं जो अबायोटिक फैक्टर के साथ काम करते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो बॉडी स्वेट रिलीज़ करेगी, टेम्परेचर बहुत कम है तो बॉडी शिवर करेगी। सो ये रेगुलेटर होते हैं अबायोटिक फैक्टर के।
कंफॉर्मर क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल एंड नियर बाय ऑल द प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन ए कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर इन एक्वेटिक एनिमल, द ऑस्मोटिक concentration of the body fluid changes of the ambient water and osmotic concentration. Some species have evolved the ability to regulate but only one unlimited range of environmental condition, beyond this simply conform. conformer ये होते हैं कि जो एक लिमिटेड रेंज के अंदर अपने आप को चेंज करते हैं। बेसिकली क्या है, उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो मोस्टली जितने ऐसे देखते हैं आप जो पानी में रहते हैं वो अपने आप को पानी के हिसाब से ही चेंज करते हैं, ठीक है। इंटरनल लेवल में देखो, एक्सटर्नल लेवल में क्या फ़र्क है। यहाँ पर एक ही आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर की, जो एक लिमिटेड रेंज तक अपने आप को करेंगे। कन्फर्मर क्या है, उनका जो जो एरिया है उसका होम्योस्टेसिस का वो कांस्टेंट है, उसमें ना ज़्यादा वो चेंज करते हैं अपने आप को, बस उन कांस्टेंट रहते हैं उसी टेम्परेचर के अंदर। रेगुलेटर क्या करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अपने आप को वो चेंज करते रहते हैं, घटेगा तो घटा लेंगे, बढ़ेगा तो बढ़ा लेंगे, उसको हम रेगुलेटर्स बोलते हैं। पार्शियल रेगुलेटर हेयर्स ऑन द बॉडी एक्ट्स एज हीट्स इंसुलेटर सरफेस एंड एरिया इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म कंपोज एंड लार्जेस्ट सो द लार्ज। सो पार्शियल में मैंने आपको बताया कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, जैसे आपके बॉडी के हेयर्स होते हैं वो भी एक तरीके से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं, उसके लिए आपकी बॉडी को स्वेट रिलीज़ ही करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी उस लेवल तक आएगी। माइग्रेशन क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी एरिया से मूव ऑन कर जाता है उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। किसी भी रीज़न से हो सकता है, उसको वहाँ पर कंफर्टेबल फील ना हो रहा हो या उसको खाने का रिसोर्सेज ना मिल रहा, तो वहाँ से वो माइग्रेट कर जाएगा, उसको माइग्रेशन कहा जाता है, और इसको हम एमिग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम, बियर्स गॉट इनटू द हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर स्लीप। बहुत सारे ऐसे जो बियर्स होते हैं, जो भालू होते हैं, वो विंटर में सो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी यहाँ पे कुछ उनको प्रे करने को मिलेगा नहीं, शिकार वगैरह कर नहीं सकते, तो उनको सोना ही ठीक है, तो वो सो जाते हैं। सम स्नेल्स एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन इन समर स्लीप। सस्पेंड का मतलब ये होता है जब उनको लगता है कि रिसोर्सेज अब नहीं मिलेंगे तो वो सस्पेंड कर जाते हैं उस एरिया को या उस जगह को, अपने एक कंफर्टेबल जोन के अंदर चले जाते हैं। डायपोज स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट इन जू प्लैंक्टन थिक वॉल्ड स्पोर्स इन बैक्टीरिया। डायपोज का क्या मतलब होता है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड होना लेकिन उसके बाद दोबारा से रीजनरेट होना, उसको हम डायपोज बोलते हैं। एज पिरामिड की हम बात करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एज पिरामिड में आपके पिरामिड आपको देखने हैं इस तरीके से, आपके ये पिरामिड होते हैं, 3 आपके पिरामिड हैं। ये पिरामिड आपको समझने हैं, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपके पिरामिड काम करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं एज पिरामिड्स ऑफ पॉपुलेशन क्या है। अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज़ कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। डिफरेंट एजेस के हिसाब से हम ये पिरामिड बनाते हैं, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कंसेप्ट है नीट के हिसाब से और CBSE बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। फॉर 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोटेटेड ग्राफ्स, देखो यहाँ पर ना मैं आपको ये एक चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पर 3 ग्राफ आपको दिख रहे हैं। एक्सपेंडिंग ये मोस्ट कॉमन है, स्टेबल एंड डिक्लाइन। देखो इसमें क्या है, ये जो प्री रिप्रोडक्टिव है ना, ये आपके वो हैं जो आपके 0 से लेके 18 साल तक के बच्चे हैं। रिप्रोडक्टिव वो है जो आपके 18 साल से लेके 50 साल तक की एज के हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो है अबव 50, 50 से ऊपर के जो पर्सन हैं, जो वहाँ पर रहती है पॉपुलेशन, उनके बारे में बात करें। सो यहाँ पर एक्सपेंडिंग का मतलब ये है कि ये आपके बहुत ज़्यादा हैं, ये भी बहुत ज़्यादा है, और ये मरने वालों की संख्या बहुत कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज बहुत कम है। सो इसमें कॉन्टीन्यूसली आपकी जो ग्रोथ है वो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, और ये आपका इंडिया का है, ठीक है। स्टेबल आपका ऐसा है जिसके अंदर ये और ये ऑलमोस्ट सेम आपको दिख रहे हैं, और ये भी मतलब कुछ ज़्यादा ना ज़्यादा कुछ इसमें वेरिएशन है, बिल्कुल नॉर्मल स्टेबल ये काम कर रहा है। ये आपका अमेरिका का USA का ये ग्राफ है, और ये आपका जापान का ग्राफ है, ऐसा, ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया ये आपके वो 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं, ये आपके यहाँ से 18 से 50, और ये आपके 50 से ऊपर चले गए, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में आप N से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, और ये आपका फॉर्मूला है N। T का मतलब होता है टाइम, एक का मतलब 1 साल के लिए T टाइम,
बी है बर्थ रेट, आई है इमिग्रेशन, डी है डेथ रेट, ई है इमिग्रेशन। अब इसको समझते हैं। देखो, एक ये पॉपुलेशन डेंसिटी है एन, एक ये एरिया है। इस एरिया के अंदर एक साल के अंदर कितने नए बच्चे पैदा हुए, प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, कितने बच्चे पैदा हुए उसको हम नेटिलिटी या फिर बर्थ रेट बोलते हैं। बी से डिनोट कर दिया इन्होंने बर्थ रेट, बर्थ। मोर्टलिटी माइनस साइन, यहाँ पर कितने बच्चों की डेथ हुई है एक साल के अंदर 1000 पीपल पर। इमिग्रेशन, ये आपका प्लस का साइन लगेगा, कितने बच्चे बाहर से आए हैं या कितने पर्सन बाहर से आए हैं। एमिग्रेशन माइनस यहाँ से कितने मूव ऑन कर गए, इसको हम एमिग्रेशन बोलते हैं। आप जल्दी से इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट हैव कम इन द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। एक ईयर के अंदर कितने नए पर्सन वहाँ से आए हैं एक एरिया के अंदर, उसको इमिग्रेशन कहते हैं। और ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। एमिग्रेशन, यहाँ से कितने बाहर गए हैं एक एरिया से, मान लो इंडिया से कोई बाहर गए हैं फ़ॉरन, तो यहाँ से इमिग्रेट कर गए हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है। ग्रोथ मेथड आपके दो हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर सीधा ग्राफ पे चलते हैं। ये है वो ग्राफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कितने ही स्टार लगा लो उतने ही कम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है क्या। देखो, यहाँ पर आपको ये दो लाइन दिख रही हैं। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी और ये है टाइम। ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व रेट है, एक्सपोनेंशियल। और ये ग्रीन लाइन है आपका लॉजिस्टिक। ठीक है, इन दोनों के फॉर्मूले मेन है डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, डी एन अपॉन डी टी आर एन के माइनस एन। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। यहाँ पर जो एन है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, टी आपका टाइम है, आर आपका इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये आपका कांस्टेंट होता है, और एन आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है। के है यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी और एन पॉपुलेशन डेंसिटी की कैरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पर आपको मैं इस ग्राफ को समझाता हूँ ये किस तरीके से काम करता है, बहुत ही ईजी है। देखो, इस ग्राफ में आपको दो चार चीज़ें समझनी हैं और वही मेन चीज़ है इसके अंदर। वो समझ गए तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बिल्कुल इजी आसान तरीके से होगा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत लेने की नीड नहीं है। तो अब इसको हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखो, ये मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पर है आपका एन पॉपुलेशन डेंसिटी और यहाँ पर है टाइम टी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की। ये सीधा गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल है। फॉर्मूला क्या कहता है? डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें ये कहता है कि ग्रोथ है वो कंटिन्यू बढ़ती ही रहेगी। भाई ऐसा कभी नहीं होता, एक टाइम पे रिसोर्सेज कम भी होंगे, बट ये तो ग्राफ कह रहा है कि ये तो ग्रोथ चलती ही रहेगी, कम ही नहीं रही। तो ये देखने को एक्सपोनेंशियल है बट ये प्रैक्टिकल नहीं है, बट आपकी बुक में दिया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरे नंबर का जो ग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें देखो क्या है, यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा आया। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। इसका फॉर्मूला है डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। ठीक है, के होता है कैरिंग कैपेसिटी। मान लो ये कैपेसिटी मैंने यहाँ पर बनाई है, कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है, इसको मैं बोलता हूँ के। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि एक एरिया के अंदर कितने इंडिविजुअल रह सकते हैं। मान लो एक रूम है, उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 बंदों को एक साथ रख सकते हैं, 200 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी 200 हो जाएगी। तो इसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पर और कुछ नहीं ग्रो कर सकते, तो वहाँ पर वो जो है स्टेबल हो जाएगी वहाँ पर पॉपुलेशन, और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन। तो यहाँ पर अब 3 फेज़ आएंगे आपके। यहाँ पर होता है लैग फेज़, और ये होता है लॉग फेज़, इसको बोलते हैं स्टेबल फेज़, और बाद में ये डिक्लाइन भी हो सकता है। ठीक है, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रिसोर्सेज कम हो जाएं तो डिक्लाइन भी आ जाएगा ग्राफ। तो 2 फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, दोनों ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। बस इतना आपको जानना है इस ग्राफ के अंदर किसके कंपैरिजन में है, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम की। ठीक है, ये ग्राफ आपका बहुत ईजी है। फॉर्मूले याद करो और ग्राफ किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं वो देख लो बस। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पहले हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन का एक
इमेज देखेंगे, फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। देखो यहाँ पर पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आपको ये 6 तरीके की इंटरेक्शन पढ़नी है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म ऐसी एक इंटरेक्शन होती है जिसमें दोनों स्पीशीज़ बेनिफिट होती हैं, दोनों का बेनिफिट होता है। प्लस प्लस का मतलब यहाँ पर बेनिफिट है, माइनस माइनस का मतलब यहाँ पर एक लॉस हुआ है, जीरो का मतलब कुछ नहीं हुआ। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज़ बेनिफिशियल हैं, कंपटीशन में दोनों को हार्म हुआ है, प्रीडेशन में एक का फ़ायदा एक का नुकसान, पैरासिटिज्म में एक का फ़ायदा एक का नुकसान, कॉमेंसलिज्म में एक का फ़ायदा एक का कुछ नहीं, अमेंसलिज्म में एक का नुकसान एक का कुछ नहीं। सो ये आपका एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन का एक टेबल दी हुई है आपकी एनसीईआरटी बुक में, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसको याद कर लेना। अब हम इसके कंसेप्ट पर चलते हैं, इसका कंसेप्ट क्या कहता है। चलो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन में मैंने आपको क्या बताया कि एक स्पीसीज़ का फ़ायदा होगा एक का नुकसान होगा, ठीक है। एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर, इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज इन्वॉल्विंग किलिंग एंड कंजप्शन ऑफ प्रे एंड इज कॉल्ड प्रीडेशन। प्रे का मतलब होता है जो शिकार करता है, द स्पीसीज विच ईट्स द अदर, जो एक को खा जाए उसको फ़ायदा होगा, जो मरी है उसको नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है। इंपॉर्टेंट रोल करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है इस वजह से। सो ये आपका प्रीडेशन हो गया। एग्जाम्पल क्या है प्रीडेशन की वो समझ लो। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ कंट्रोल पेस्ट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इन्होंने, टाइगर जो है वो खा जाता है डियर को और स्नेक खा जाता है फ्रॉग को। तो स्नेक का हुआ फ़ायदा, फ्रॉग का हुआ नुकसान, टाइगर का हुआ फ़ायदा, इसका हुआ नुकसान, ठीक है। सो ये आपके एग्जाम्पल है, ये आपको एग्जाम्पल याद करने से प्लांट आप कर सकते हैं, नेफ्रेंडस यूरिकुलेरिया, ये आप याद कर लेना। याद करनी तो एक एग्जाम्पल आपका, 2 एग्जाम्पल बहुत हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे। कंपटीशन में क्या होगा, दोनों का नुकसान होगा, स्पीशीज़ ए का भी और स्पीशीज़ बी का भी, दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे और लड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनका नुकसान होगा। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल आता है गोस कॉम्पिटिटिव एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल। इसमें ये कहते हैं टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड। इस प्रिंसिपल ने ये बताया कि जब 2 स्पीसीज आपस में लड़ेंगी तो उसमें से एक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। आजकल इस प्रिंसिपल को चेंज कर दिया गया है, ये प्रिंसिपल को डिक्लाइन कर दिया गया, नहीं मानते इसको, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता। मान लो किसी एरिया में 2 जो स्पीसीज़ रह रही हैं वो आपस में लड़के किसी रिसोर्सेज के लिए लड़ रही हैं और उनको वो रिसोर्सेज मिल गए तो दूसरी मर नहीं जाएगी, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सर्वाइव कर जाएगी। तो ये प्रिंसिपल ऐसे काम नहीं करता। आप एग्जांपल आपके साथ ही ले सकते हैं, आप नीट के स्टूडेंट हो, आप हर साल नीट देते हो, सिलेक्शन किसी का होता होगा, दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो मर थोड़ी ना गए हैं, वो अभी भी जिंदा तो हैं, कोई एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल इस तरीके से फेल हो जाता है। तो कंपटीशन में आपको ये प्रिंसिपल पढ़ना है और कंपटीशन क्या होता है आपको समझना है। अब पैरासिटिज्म में भी आपका एक स्पीसीज़ का फ़ायदा होता है एक का नुकसान होता है। रिलेशनशिप बिटवीन 2 स्पीसीज इन विच वन डिराइव फूड फ्रॉम द अदर, एक को फूड मिलता है दूसरी से, होस्ट इसको हम बोलते हैं। जैसे टिक माइट्स होता है, जैसे हेडलाइस, आपके सर में जो जुएँ होती हैं वो आपका खून चूसती रहती हैं, उनका फ़ायदा हुआ और ह्यूमन का नुकसान हुआ। सो ये आपके जैसे एस्कैरिस, ये आपकी बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, प्लाज्मोडियम, तो इनका जो फ़ायदा होता है और आपका नुकसान होता है। तो ये एक तरह का पैरासिटिज्म है, पैरासाइट आपकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है और आप नुकसान करते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा होता है, दोनों स्पीशीज़ का फ़ायदा, ए स्पीशीज़ का भी फ़ायदा बी स्पीशीज़ का भी, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं और दोनों का फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल क्या होता है, माइकोराइजा जो है वो रूट के अंदर, रूट के पास रहती है बेसिकली, दो उसका भी फ़ायदा और उसका भी फ़ायदा, रूट का भी फ़ायदा और माइकोराइजा का भी फ़ायदा। राइजोबियम क्या है, रूट नोड्यूल्स लेग्यूम्स, ये बैक्टीरिया होता है, इसका भी फ़ायदा होता है और लेग्यूम्स का भी फ़ायदा, दोनों एक। एल्गी एंड फंगी जिनको हम लाइकन्स बोलते हैं, एल्गी का भी फ़ायदा फंगी का भी फ़ायदा, लाइकन्स एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। ऑर्चिड और पोलिनेशन के लिए दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। फिग एंड वास्प एक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। अंजीर जो होती है आपकी, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है फिग स्पीशीज़ एंड वास्प। फिग क्या होता है, फिग होता है अंजीर, अंजीर वास्प को और वास्प इसको कुछ ना कुछ देते हैं जिसकी दोनों का फ़ायदा होता है। जैसे ये फिग का फ्लावर है तो यहाँ पर ये वास्प आया तो इसने, फिग ने तो इसको एग देने के लिए जगह दे दी कि आप यहाँ पर अंडे दे लो, और इसने इसको, वास्प ने इसको क्या दिया, इसने इसको दिया पोलन ग्रेन। सो सिंपल, दोनों का फ़ायदा हो गया। अब मेन चीज़ हमें पढ़नी है आपकी अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म क्या होता है, अमेंसलिज्म में आपका 2 डिफरेंट स्पीशीज़ है,
एक हार्म होती है और दूसरे को कुछ नहीं होता, एक का नुकसान दूसरे का कुछ नहीं, इसको अमेंसलिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम हुज टॉक्सिन किल्स मैनी बैक्टीरिया नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। सो ये आपका एग्जाम्पल हो गया अमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म में आपका एक का फ़ायदा दूसरे का कुछ नहीं होता। सो आपने एग्जांपल बहुत बार देखा होगा, जो फ़िश हैं उनके ऊपर छोटे, जो बड़ी बड़ी शार्क फ़िश होती हैं उनके ऊपर छोटी फ़िशेस तैर जाती हैं, तैरती रहती हैं पानी के अंदर, तो शार्क को कुछ नहीं होता है, इनको फ़ायदा हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जो कैटल होती हैं, जो भैंस होती हैं बैठी रहती हैं, उनके सींग के ऊपर आके बर्ड्स रहते हैं, बैठ जाते हैं, तो बर्ड्स का फ़ायदा हो जाता है, भैंस का कुछ नहीं होता। ऐसे ही प्लांट्स के ऊपर भी आपकी जो बर्ड्स है वो रहते हैं, प्लांट्स को कुछ नहीं होता लेकिन उनका बर्ड्स का फ़ायदा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर A1 शॉर्ट मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। फिर भी किसी टॉपिक के अंदर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मैं आपको दोबारा उस टॉपिक को समझा दूंगा अलग से लेक्चर बना के। फ़िलहाल जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको वो सारी बता दी। ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप करके देखना, आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा है। आंसर भी इसके साथ में आपको दिखेंगे। और आप अगर इस PDF की सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये सारा का सारा आपका कंप्लीट चैप्टर था जो कि आज हमने डिस्कस किया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे और आपको एक ये टेबल जरूर अच्छे से याद कर लेनी, और एक वो ग्राफ जो मैंने आपको ग्राफ बनवाया था, ये ग्राफ। सो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।